बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सच और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मोहतरम नदीम हुसैन साहब करते हैं, लेकिन वो अपनी कुछ निजी मसरूफ़ियात की वजह से आपके साथ यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा हफ़्ते वो आपके साथ होंगे। अगर आज के प्रोग्राम की बात की जाए तो आज के प्रोग्राम में हम माशी एशारियों और पाकिस्तान की बढ़ती और बेहतरी की जानिब गामजन मैशियत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये बढ़ती और बेहतरी की जानिब गामजन मैशियत का जो नारा है ये मौजूदा हुकूमत का है और मौजूदा हुकूमत कहती है कि हमारे मुआशी एशारिये जो हैं वो बहुत मस्बत हैं, हम दिन ब दिन तरक्की करते चले जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे स्टॉक एक्सचेंज को देखें आप और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑर्डर्स को देखें आप, तो सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। और अगर इसके साथ हम IMF की बात करें तो IMF के साथ हमारा ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को आपने बारहा ये कहते हुए सुना होगा। अब देखना ये है कि क्या ये वाकई आखिरी प्रोग्राम होगा और क्या मौजूदा हुकूमत के पास वो तमाम पॉलिसीज़ मौजूद हैं कि इस प्रोग्राम को आखिरी बना सकें और बेहतरी की जानिब हम जा सकें। इसके साथ हम ये भी कहेंगे कि IMF का जो मिशन है वो आइंदा हफ्ते जो है पाकिस्तान का दौरा करने जा रहा है और फिर इसके साथ मिनी बजट की बातें भी हो रही हैं। तो कितनी शराइत जो हैं वो सख्त होंगी और मेज़ पर क्या बातें तह पाएंगी हुकूमत पाकिस्तान और IMF के साथ, तो इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ ही अमेरिका रजीम चेंज के हवाले से भी बात करेंगे कि अमेरिकी रजीम चेंज हुआ है तो IMF का जो ताउन है वो पाकिस्तान के साथ बढ़ेगा या घटेगा या सूरत हाल कहाँ जाती है। या IMF को हमने बाज़-औक़ात ये भी देखा है कि सियासी मामलात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो सियासी मामलात के ऊपर भी जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी कुछ असरात मुरतब होंगे या नहीं होंगे। तो इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा जो मकसद है वो यही है कि आवाम को कहाँ आसाइश और आसानी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कीमतें बढ़ रही हैं और मुआशी एशारिये अच्छे होने की खबर और नवीद तो दी जाती है, लेकिन अवाम जो है वो तमाम के तमाम समरात जो है वो एंजॉय नहीं कर पा रही। अवाम जो है वो दिन ब दिन कहती है कि हम गुर्बत की चक्की में फिसते चले जा रहे हैं। तो इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं और इसके साथ साथ हुकूमती पॉलिसीज़ में डॉक्टर साहब की राय जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल हुआ करती है और बहुत ही शानदार तरीके से मुआशी एशारियों को और मुआशी मामलात और हालात व वाक़यात को देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि IMF के हवाले से, IMF का मिशन, क्योंकि मुआशी सूरत हाल आप हमारे मुल्क की बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हुकूमत कहती है कि बहुत अच्छा हो रहा है और सारा कुछ बेहतरी की जानिब गामजन है, लेकिन ये आप ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि कितनी बेहतरी की तरफ गामजन है। साथ में ये भी फरमाइएगा कि IMF का मिशन जो है वो पाकिस्तान आने वाला है, आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। तो यूँ ही लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम की परेशानियों में इजाफा होगा, कोई नवीद नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट मी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कि पहले तो माशी आशारियों के मुताबिक खड़े हुए कहाँ पे हैं। अगर आप 15-16 महीने पहले चले जाएं तो पाकिस्तान में एक डिफॉल्ट की गुफ्तगू हुआ करती थी। हमारे रिजर्व्स नीचे चले गए थे, हमारे खसारे बढ़ रहे थे। फिर IMF की एक एंगेजमेंट होती है। पाकिस्तान की इकॉनमी, याद रखिए कि इस वक्त टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब वो IMF के साथ एंगेज हो जाती हैं। एक मैक्रो स्टेबिलिटी यानी कि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द शॉर्ट रन क्लियरली दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह पहले 29% 2023 में, 2024 में 24%। इस साल एक तो बहुत बड़ा बेस इफेक्ट है कि पहले 29 के ऊपर 24 आई, फिर अब 10% तक आने की गुंजाइश है। अगर 10% होती है तो बढ़ने की शरह में खातिर खा कमी आई है। नंबर 2, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स की पोजीशन है आज 11 अरब डॉलर की है। ये 2 माह की इंपोर्ट कवर करते हैं। हम कहीं 2 हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे नीचे चले गए थे जब रिजर्व जो थे वो 4 अरब डॉलर की सतह को भी नीचे तोड़ गए थे। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है, जिसको एक्सटर्नल या करंट अकाउंट का खसारा कहते हैं, अपनी इंपोर्ट्स को कम करके और अपनी इकोनॉमी को स्लो करके हमने संभाल लिया है और ये इस वक्त एक तकवीत दे रहा है ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को। ये है इन द शॉर्ट रन। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है, कतई तौर पे, कि हमारे एनर्जी सेक्टर के
या अभी आपने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के केस में जो देखा, हमारे रेगुलेटरी मेजर्स, हमारी जो इकोनॉमी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मेजर्स हैं, जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है जिसमें हमने बहुत से रिफॉर्म बहुत से एरियाज में करने हैं, वो हमने कर लिए हैं या उनको हमने करने के लिए अगले 3 साल का टाइम एंड स्पेस जरूर बाय कर लिया है। इसमें टैक्स के भी रिफॉर्म्स हैं और आखिर में एक्सपेंडिचर के भी, यहां पे खड़े हुए हैं। अब आपका दूसरा सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए एक तो मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान ने समाव कोई 24 प्रोग्राम्स किए हैं आईएमएफ के। मैंने पाकिस्तान का वो वाहिद प्रोग्राम जो कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी कि 3 साल पर मुहीत प्रोग्राम कहलाता है, वो कंप्लीट हुआ, वो 2013 और 16 का था। मैंने उस टीम में वो प्रोग्राम एंकर किया था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने उसके अलावा कभी कोई प्रोग्राम कंप्लीट ही नहीं किया लॉन्गर टर्म का। सो एक तो ये बात है। अब आप ये देखिए कि अब क्या हुआ है। अब पाकिस्तान का पहला रिव्यू 15 मार्च या मार्च के इर्द गिर्द में होना था। अब जिसको मैंने आज अखबार में भी मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि ये एक जैसे कहेंगे मिड फर्स्ट टर्म रिव्यू कह लें आप इसको, या एक रिव्यू टू सी के कहां कहां हमारे जो अहदाफ थे पहले ही क्वार्टर के वो मीट नहीं हुए, कहां कहां हमें एडजस्टमेंट्स चाहिए, और फिर वो आकर जरूर ये देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक, एडीबी, बाकियों के क्या प्लान्स चल रहे हैं और उनके साथ कैसे सिंक्रोनाइज करके इस साल के पूरे अहदाफ जो आगे रह गए हैं 7-8 माह उनको पूरा किया जा सके। That is where we stand. अच्छा डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि आपने जैसा फरमाया कि तमाम के तमाम मामलात उनके साथ ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो अहदाफ पूरे ना होने पर मिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो क्या कौन कौन से ऐसे अहदाफ सामने रखे गए जिनके पूरे ना होने पर बात की जा रही है? और साथ ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह हुकूमत वक्त और ख़ासल ख़ास वज़ीर आज़म पाकिस्तान बारहा ये बात दोहरा चुके हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा, तो क्या ये वाकई आखिरी प्रोग्राम होगा? क्योंकि हम हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं ये आखिरी हैं, ये आखिरी हैं, ये आखिरी हैं, लेकिन वो कभी आखिरी नहीं होते। आपने पहली बात बिल्कुल दुरुस्त रखी। मैंने अर्ज ये किया है कि पाकिस्तान ने जो पहले क्वार्टर की परफॉर्मेंस थी उसका वो एक सेंस में रिव्यू करने आ रहे हैं। उसमें फॉर एग्जांपल कुछ इंडिकेटिव टारगेट्स हैं, कुछ क्वार्टरली परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं, कुछ कंटिन्यूस क्राइटेरिया हैं, कुछ बेंचमार्क्स हैं। अब क्या मीट नहीं हुआ वो तो बड़ा ऑब्वियस है। 2652 अरब का टारगेट था एफपीआर का, वो आई थिंक बाय 90 बिलियन मिस हो गया। 10 अरब कलेक्ट करने थे हमने अपनी ये जो हमारे ताजिर बरादरान हैं और बहनें हैं वो भी कलेक्ट नहीं हुआ। प्रोविंशियल सरप्लस का जो टारगेट था शायद वो भी मीट नहीं हुआ। एक तो इस साइड पे कई ऐसी चीजें हैं जिसकी एक निगोशिएशन आई थिंक पाकिस्तान से होगी कि ये जो एरियाज हैं इनमें क्या क्या चीजें थी जो मीट नहीं हो सकी। फिर ऑब्वियसली ये होगा कि इसको कैसे पूरा किया जाए। उसके लिए कई तरीके हैं। आई रियली होप कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अच्छे काउंटर प्रपोजल सामने रखे होंगे कि वो कैसे इसको लेकर आगे चलेंगे और इसको मीट करेंगे। फिर दूसरी तरफ आ जाइए, जो पावर सेक्टर पेमेंट के एरियर्स थे वो देखा जाएगा, उसका नंबर कि क्या हमने जो उनके साथ तय किया था कि पहले जो सितंबर में वो जमा करने हैं, आई थिंक 255 अरब की इजाजत थी, कि क्या वो मीट हुआ। उस पर बातचीत होगी। पाकिस्तान ने जो चीज कर ली है, जो प्राइमरी बजट की नंबर्स थे वो जो सरप्लस था वो आ गया है। वो हम उनसे एग्री जो हुआ था वो पूरा हो गया है। फिर इसी तरह जो हेल्थ और एजुकेशन की स्पेंडिंग है क्या वो पूरी हुई है कि नहीं पूरी हुई है। आई थिंक दीज आर दी एरियाज। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पे आपने लिखा था कि अगस्त में कर देंगे, वो नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली इस पे एक डिस्कशन होगी। कि आईपीपीस के साथ जैसा आप निजकारी की बात कर रहे हैं, तो आईपीपीस के साथ जिस तरह के मामलात हैं उसके ऊपर भी आईएमएफ के रिजर्वेशंस हैं। जी देखिए, आईपीपीस के साथ जो मामलात हैं उसमें दो किस्म की रिजर्वेशंस हैं। एक तो ये है कि अब हम वो चाहते हैं कि हम चाइनीज के साथ अपनी जो कि हमारा सबसे बड़ा डेट जो होल्ड कर रहा है वो चाइना कर रहा है, तो हम उस पर आगे चलें और उनसे भी बातचीत करें कि उसको रिप्रोफाइल किस तरह का किया जा सकता है। चाइनीज आईपीपी डेट मेरा ख्याल है 10-15 अरब डॉलर का है, जो 2015, 16, 17 की मायदे हैं उनमें, तो उन पे एक जरूर गुफ्तो शरीद होगी कि क्या आगे बात बढ़ी। आई डोंट थिंक वो इतना आसान है करना, और हमें आईएमएफ को ये बताना पड़ेगा कि ये इतना आसान नहीं होगा। फिर जो प्रोविंसेस के साथ बातचीत है, इस प्रोग्राम में और पुराने प्रोग्राम में एक चीज बड़ी डिफरेंट है, और वो ये है कि पुराने प्रोग्राम में जो प्रोविंसेस हैं उनके अहदाफ सवाए उनकी जो सरप्लस जनरेशन है वो बाकी इतने
जिसके सख्त नहीं होते थे। अब आपने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज जो है प्रोविंसेस ने करना है, तो उस पर बातचीत होगी कि क्या आगे वो बढ़े हैं और वो कैसे होगा। ये प्रोग्राम इस ज़मन में बहुत डिफरेंट है आई थिंक लास्ट प्रोग्राम से। क्या हम वाकई ही ये सब काम कर पाएंगे? मैं हमेशा कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को आईएमएफ के बगैर चलाना जो है वो प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं है। पर इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि जब तक एक प्रोफेशनल साइड टेक ओवर नहीं कर लेती रनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम, तो फिर इस प्रोग्राम को बहुत लीन करता रहेगा टुवर्ड्स आईएमएफ एडवाइस कि वो क्या समझते हैं। याद रखिए कि ये आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, इसको एक बैंक की फैसिलिटी या आईएमएफ की एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी सपोर्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने ये सारे अहदाफ क्या देने हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, ये सारा कुछ तो आपने बताना है। अगर आप जिसे कहेंगे कामयाबी से ये सब कुछ बताने के काबिल होते हैं तो बहुत अच्छा है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं मैंने एफईडी नहीं लगानी दोबारा, मैंने विदहोल्डिंग नहीं बढ़ाना, मैंने एडवांस इनकम टैक्स नहीं बढ़ाना। आईएमएफ आपको ये 3 चीजें कह के गया हुआ है और आपने खुद साइन किया है इन 3 चीजों पे कि अगर 1% ऑन अ रोलिंग बेसिस आपका एफपीआर का जो टारगेट है वो पूरा नहीं होता 3 माह के लिए, सो आपको ये काम करने पड़ेंगे। मे बी यू कैन कम अप विद काउंटर प्रपोजल। अच्छा सर मुझे माजूद के साथ ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जा रहे हैं, तो वापस आकर इसी पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आईएमएफ के हवाले से और आईएमएफ के दौरे के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला भी जा रहा है। मिनी बजट के हवाले से भी बात की हमने। और डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि अभी जिस तरह के अभी आप थोड़ी देर पहले भी ये फरमा रहे थे ब्रेक से पहले कि ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है और आईएमएफ के सामने हमें अपनी तमाम जितना भी हमारा फ्रेमवर्क है वो हमें रखना पड़ता है और रखना पड़ेगा, और हमने उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे साइन भी किए हुए हैं। और आपसे मेरा एक सवाल ये भी था कि क्या ये आखिरी प्रोग्राम साबित हो सकता है? इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए ताकि फिर मैं अमेरिका के हवाले से भी आपके सामने एक सवाल रख सकूं। बिल्कुल आपने, आई थिंक दैट्स द फंडामेंटल क्वेश्चन। सो ऑनेस्टली द वे टू थिंक अबाउट इट इज कि आपको एक वक्त और एक स्पेस मिल गई है आईएमएफ की एंगेजमेंट से। ना ही आईएमएफ आपका एनर्जी सेक्टर ठीक करेगा और ना ही वो ये काम करते हैं, ना ही वो आपका जो टैक्सेशन की ब्रॉडनिंग है वो करेगा, ना ही वो ये काम करते हैं। इस पे एडवाइस उनके पास है, उनका फिजिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट अच्छा है, वो आप ले सकते हैं। ना ही वो आपका एक्सपेंडिचर का पूरा रिफॉर्म जो आपको खुद करना चाहिए उस पर भी एडवाइस दे सकता है, पर वो काम भी आपको करना है। इसके साथ साथ ग्रोथ का जो पूरा फ्रेमवर्क है तब्दील होना, एक्सपोर्ट को अपनी 9% ऑफ जीडीपी से बढ़ा के 11-12 पे ले जाना, अब मैंने ये सारे काम आपके सामने रखे हैं। प्राइवेटाइजेशन भी आपने करनी है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को आपने ठीक करना है कि वो इतनी स्ट्रेंथ और इतना प्रोफेशनलिज्म रखे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप सवाल करेंगे कि क्या आईएमएफ का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि अगर मेरा करंट अकाउंट का गैप आज से 3 साल बाद सस्टेनेबल लेवल पर आ जाता है, मेरे मुल्क की ग्रोथ 5 से 6%, मैं इससे भी बढ़ के नहीं कहता, 5 से 6% सस्टेनेबल लेवल पर आ जाती है, अगर पाकिस्तान का मालियाती खसारा संभल जाता है और टैक्स बेस वाकई ब्रॉडन होते हुए दिखाई दे रही होती है, एक्सपेंडिचर्स फेडरल गवर्नमेंट के संभल जाते हैं, तो मैं कह सकूंगा कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा। सही। पर अगर ये चीजें नहीं होती और डेट सस्टेनेबिलिटी, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, एक्सटर्नल अकाउंट की सस्टेनेबिलिटी सब क्वेश्चनेबल होती हैं और ग्रोथ का वही फ्रेमवर्क रहता है जो इस वक्त एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम किसी सूरत में। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी फरमा दीजिए, जिस तरह अभी आपने फरमाया कि आपने रीजनिंग दे दी कि आखिरी हो सकता है और नहीं हो सकता, लेकिन ये भी फरमा दीजिए कि क्या मौजूदा हुकूमत के पास ऐसी पॉलिसीज मौजूद हैं जो कि आईएमएफ के जितने भी, जिस आपने कहा कि वो प्रेशर नहीं होता, ये एक मिसकंसेप्शन है, लेकिन उसको हैंडल करने की और इसी प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाने की क्या पॉलिसीज मौजूद हैं? So IMF is a matter of good negotiation। ये होम कंट्री, और मैं पाकिस्तान को नहीं कहता, मैं बाकी ममालिक की अथॉरिटीज को भी हमेशा यही गुफ्तगू करता हूँ कि आप अगर अच्छी अपनी जो मॉडलिंग है, अपने फ्रेमवर्क्स हैं, अपने प्रोफेशनल सेटअप्स को लाएंगे, 10-11 पीएचडी अगर वहां से आते हैं तो आप भी 4-5 बिठा दीजिए और उनको कहिए कि एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म्स, ये चीजें सामने रख दें। अब आपकी बात जो है, देखें, अगर तो हुकूमत
पहले तो फंड का प्रोग्राम चलाना बड़ा जरूरी है। उसके बाद थोड़ा सा आई थिंक अपना जिसे कहते हैं जाविया उसको बदलना पड़ेगा। बदलने से मेरा मतलब यह है कि ये जो आउटसोर्स थिंकिंग है आज भी रिलायंस है कि शायद कोई बाहर से आके वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा ये चल रहा है, उनके साथ ये चल रहा है, ये सब बातें ठीक है, पर असल बात तो बताइए ना कि आपने प्राइवेटाइजेशन को कैसे स्ट्रेंथन करना है, ताकि पीआईए 2 दफा प्राइवेटाइजेशन के हैमर के अंडर आप लेके गए हैं पिछले 10 साल में, दोनों प्रोसेसेस कामयाब नहीं हुए। मुझे बता दे कोई कि इसका आईएमएफ से कहां या किस तरह से दूर दूर तक ताल्लुक था। इसका कुल्ली तौर पर ताल्लुक हमारी प्रोफेशनलिज्म से था, हमारी एबिलिटी टू जनरेट इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो कि हो गया था, अब उसको पाए तकमील तक यानी पॉलिसी का फुकदान है। फिर मतलब मैं ये कहूंगा कि शायद अभी भी बहुत एफर्ट दरकार होगा अगर हम ये सारे काम जो मैंने आपके सामने कहे हैं इनको पाए तकमील तक पहुंचा पाएंगे, इसलिए कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है जिसकी जरूरत है। ये डेप्थ और ब्रेड्थ पब्लिक सेक्टर में शायद गुंजाइश नहीं है करने की, सो बिल्ड करने की पड़ेगी ये कैपेबिलिटी टू डिलीवर ऑन ऑल दिस। बट जो अच्छी सिर्फ एक बात कहूंगा, जो अच्छी बात है वो फंड का प्रोग्राम हुकूमत ने किया। हुकूमत को जरूर ये जिसे आप कहेंगे दे अंडरस्टैंड और दे हैव अदराक जरूर है कि ये सारे काम होने हैं, पर उनको अमली जामा पहनाना दैट्स टोटली समथिंग वेरी डिफरेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी जो अमरीकी रजीम चेंज हुआ ना, डोनाल्ड ट्रंप आए, तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो इसमें देखे जा रहे हैं, लेकिन मैं इसे इकॉनमी के पर्सपेक्टिव में आपके सामने रखना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि अमरीकी रजीम चेंज का और डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार में आना, जो अभी अमरीका की पॉलिटिक्स हैं और सूरत हाल है और हुकूमत है, इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई असरात पड़ सकते हैं? और साथ ये भी फरमा दीजिएगा कि आईएमएफ के साथ हमारा ताउन बढ़ने का और ताउन घटने के कोई इम्कानात हो सकते हैं? आज आप इतने फंडामेंटल सवाल करें कि हमें पूरा घंटा चाहिए आपके प्रोग्राम का, बट लेट मी ट्राई एंड आंसर एनीवे। देखिए, एक तो बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि मैं दुनिया में वॉर्स खत्म करना चाहता हूँ। ये मैं एक एज अ साइड नोट कहता हूँ, आई रियली सपोर्ट दैट, एंड इफ दैट्स द थिंकिंग, रियली होपिंग कि गाजा एंड यूक्रेन की जंग जो है इसमें हम इसको कम होता हुआ देखेंगे। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, याद रखिए अमेरिका पाकिस्तान का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, नंबर 1। अमेरिका में एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है, नंबर 2। नंबर 3, आईएमएफ की 17% आई थिंक बोर्ड की जो इस वक्त भी मलकियत है, वो आईएमएफ के बोर्ड की मलकियत अमेरिका के पास है, एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर मैं इन 3 चीजों को इकट्ठा करके देखूं तो आई रियली होप कि आईएमएफ की अंदर जो बोर्ड सपोर्ट है वो रहेगी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का अच्छा ताल्लुक होगा। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये समझते हैं बात कि खित्ते में एक तवाज़ुन के साथ चलना है। पाकिस्तान एक 25 करोड़ का मुल्क है, एक बड़ी मार्केट है यहाँ पे। हम एक ग्लोबल सिटीजन्स हैं सारे, एक 30 साल से नीचे 60-65% आबादी है। सो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई साइड लाइन हो जाएगा। एक ये बात है। दूसरी, आईएमएफ में सपोर्ट रही तो प्रोग्राम भी चलता रहेगा, ये भी एक मतलब बात है। तीसरा, इतना बड़ा डायस्पोरा है, उसका इन्फ्लुएंस भी है। वन रियली होप्स कि वो पाकिस्तान में तिजारत के जो मौके हैं वो बढ़ेंगे, और बिल्कुल सिर्फ तिजारत के मौके, पाकिस्तान को एक्सेस मिलेगी, पाकिस्तान के गुड्स को एक्सेस मिलेगी, पाकिस्तान को ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, बिजनेस टू बिजनेस कांटेक्ट होगा। मैंने कहीं ये बात नहीं की कि वो आके आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है वो एंगेज हो उनके साथ और इस प्रोसेस को आगे लेके चला जाए। ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, I think he will in that sense be a good partner for Pakistan. ब्रेक पर जा रहे हैं तो वापस आकर इसी पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, आप भी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आईएमएफ के हवाले से बात हो रही है, अमरीकी रजीम चेंज के हवाले से बात हुई, और डॉक्टर साहब आपके सामने अमरीकी रजीम चेंज के हवाले से एक और सवाल रखना चाहूँगा, क्योंकि हमने बारहा ये भी देखा कि अवाम में और अवामी सतह पर यह तासुर भी रहता है कि आईएमएफ को सियासी जो उतार चढ़ाव है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इस मरतबा आप देखते हैं कि पाकिस्तान के पास इस सारी सूरत हाल से, अगर ऐसा है तो निबरद आजमा होने के लिए पॉलिसी है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल रखा, सो दैट लोगों का जो माइंड है वो क्लियर हो जाए। देखिए, पहले तो इसमें कोई शक नहीं है कि आईएमएफ एक जिसे कहेंगे प्रोफेशनल अदारा है, सारे मुल्कों की ओनरशिप है, हम खुद उसके ओनर मेंबर हैं, और इसलिए जो मुल्क किसी भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आता है,
ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है इंटरनेशनल के आईएमएफ उसकी मदद करके उसको आईसीयू के वार्ड से निकालता है और उसको ऑपरेशन टेबल पर ले आता है ताकि जो डिस्कम्फर्ट है, जो डिफॉल्ट के खदशे हैं, वो दूर किए जाएं। सो पहली निगोशिएशन आईएमएफ से अगर आपने कामयाब होना है तो वो टेक्निकल और प्रोफेशनल लेवल पे निगोशिएशन है जो आपने करनी है और उसको इंश्योर करना है कि आप उसको कामयाब कर सकें। दूसरी निगोशिएशन ये है कि आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क, जैसे आपने बार बार ये सवाल किया, डज द कंट्री हैव अ पॉलिसी फ्रेमवर्क? वो आपसे पूछेंगे ना, आप ब्रॉडनिंग करना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं ब्रॉडनिंग से 100 अरब लाऊंगा इस साल। वो कहेंगे बताइए आप कौन कौन सी ब्रॉडनिंग करना चाहते हैं, कौन कौन सी डेटा माइनिंग करना चाहते हैं, किस किस को फोल्ड में लाएंगे। आप तो ताजिर दोस्त से 10 अरब लेने जा रहे थे पहले क्वार्टर में, आप लाए हैं टोटल चंद 100 मिलियन, तो आप कह क्या रहे हैं? सो पॉलिसी फ्रेमवर्क दूसरा लेवल है जहां पे एंगेजमेंट होती है। एंड आई से ऑल दिस विद अ लॉट ऑफ कंफर्ट बिकॉज ये मैंने दोनों काम पाकिस्तान के वाहिद प्रोग्राम में किए हैं। अब एक तीसरा लेवल है जिसका अब आप जिक्र कर रहे हैं। लेट्स से कि मैंने ये जो 2 स्टेप्स हैं ये कंप्लीटली पाकिस्तान बेस्ड प्रोग्राम, पाकिस्तान बेस्ड एनालिसिस, पाकिस्तान बेस्ड पॉलिसी लेवल, और हमने एग्री कर लिया, नेथन पोर्टर ने मेरे साथ बैठ के, कि यही फ्रेमवर्क है, इस पे चलेंगे, जो इस वक्त चीफ है उनकी तरफ से। अब आप कहिए कि क्या और कोई चीजें मैटर करती हैं? यार सारी दुनिया में देखें ना, दुनिया है, क्या चाइना सपोर्ट कर रहा है टेबल पर? क्या जो बाकी कंट्रीज वहां पे हैं वो सपोर्ट में है? फिर आपका जब बोर्ड की लिए जाता है वो सारा कुछ, जिसको जब स्टाफ जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करता है, यू हैव टू मेक श्योर कि उनके सारे सवालात स्टाफ लेवल पे हल हुए हों और वो एक फेवरेबल डॉक्यूमेंट हो। अब आखिरी लेवल आ गया आपका, वो है जहां पे आपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करनी है। पाकिस्तान का एक बोर्ड पे डायरेक्टर होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो कभी हम खुद होते हैं, कभी ईरानियन हमारी तरफ से होता है, कभी हम ईरान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर उसका काम है कि वो जाकर बोर्ड में कन्वेंसिंग करते हैं कि पाकिस्तान हैज डन गुड रिफॉर्म वर्क, पाकिस्तान हैज डन गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, इसलिए आगे ये प्रोग्राम को नॉर्मली चलना चाहिए। वहां बहुत से हमें सवालात आते हैं फिर बोर्ड से बिफोर द बोर्ड मीटिंग। इंडिया बहुत से सवाल उठाता है हमेशा, उसके जवाब दिए जाते हैं और जवाब आपको अगेन प्रोफेशनल हो, ठीक हो। फिर आप अपनी फ्रेंडली कंट्रीज, अमेरिका, चाइना, जो बाकी बोर्ड मेंबर्स हैं, सऊदी अरेबिया, जो आपके फेवर में बात कर सकते हैं, इवन यूरोपियन कंट्रीज, आप उनके साथ कन्वेंसिंग करते हैं। एंड देन योर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देयर मेक्स श्योर कि आपको ये स्मूथली हो जाए। दिस इज द होल प्रोसेस। अमेरिका का मैंने पहले भी कहा 17% आई थिंक शेयर है इस सारी चीज में। ऑफ कोर्स दे कैन गिव यू अ हेल्पिंग हैंड ऑलवेज, बिकॉज वो एक वहां पे मौजूद है टेबल पर, बट द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आल्सो कम टू सपोर्ट। आई एम रियली होपिंग कि हम पहली 2 कैटेगरीज में सेटिस्फाई करेंगे फंड को, और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो कि करनी चाहिए हर लेवल पे और करते रहे हैं हम, उसको भी कामयाबी से करेंगे ताकि ये प्रोग्राम स्मूथली चले। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई हिकअप्स ना आए, इसलिए कि एनी हिकअप इन दिस, जो मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में दिखाई दे रही है, जो लोगों को इस वक्त बेनिफिट है कि कीमतें उस तरह नहीं बढ़ रही जैसे पहले 2 साल में बढ़ रही थी, वो मैं नहीं चाहता दूर हो। थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई दे ताकि नौकरियां क्रिएट हों और फिर पाकिस्तान की रेटिंग्स बेहतर हों, ये सारा एक प्रोसेस जो है वो चलना शुरू हो। सो आई एम रियली रियली होपिंग कि ये 3-4 काम जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये IMF के साथ हम कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम भी उम्मीदें खैर ही करते हैं और करनी भी चाहिए क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन एक, क्योंकि मेरे पास वक्त कम रह गया है, और एक सवाल मैं आपके सामने अवामी सतह का भी रखना चाहता हूं कि महंगाई की शरह हम बारहा सुनते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि आखिरी प्रोग्राम होगा, इसी तरह हम ये भी बारहा सुनते हैं कि महंगाई की शरह जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, सिंगल डिजिट हो चुका है और कम तरीन सतह की तरफ हम मूव कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी पर इसके असरात क्यों नहीं मुरतब हो रहे? क्योंकि अगर आम आदमी की बात की जाए तो वो वही कहता है पेट्रोल मुझे महंगा मिलता है, आटा मुझे नहीं मिलता, चीनी मुझे नहीं मिलती, मेरी ज़िंदगी मुश्किल से बसर हो रही है, तनख्वाहों में मेरी इजाफा नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि ये कॉज एंड इफ़ेक्ट की जंग है कि कॉज अभी है और इफ़ेक्ट बहुत स्लोली प्रोसेस में हो रहे हैं या होंगे। ये बात दुरुस्त है। एक तो ये कि महंगाई में कमी नहीं हुई है, सो महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई है। ये लोगों को आई थिंक हमें ऑनेस्टली एटलीस्ट बताना चाहिए। वो कह देते हैं बहुत से लोग कि महंगाई कम होगी, महंगाई सिंगल डिजिट को भी एक्सप्लेन कीजिएगा ना। सो सिंगल डिजिट का मतलब यह है कि 2023 में महंगाई की शरह बढ़ी थी 29%। 100 रुपए की चीज जो थी 129 रुपए की हो गई। अब आया 2024, तो जो 129 रुपए की चीज हुई उस पर फर्दर 24 रुपए बढ़े, यानी कि वो चीज 160 रुपए की हो गई। अब लेट्स से कि ये तीसरा साल ये मैक्रो स्टेबिलिटी ना होती,
अब महंगाई के बढ़ने की जो शरह है वो लेट्स से 9% इस पूरे साल में हो जाती है ऑन द एवरेज। अब आप सोचें कि आपकी तनख्वाह इस दफा लेट से कि सच टीवी 12% बढ़ा देता है, सो आपकी एक्चुअल कुव्वत खरीद बढ़ जाएगी और महंगाई 9.5% बढ़ेगी, तो आपकी एक्चुअल कुव्वत खरीद में आपको जिसे कहेंगे स्ट्रेंथ दिखाई देगी। पिछले 2 साल में आपकी कुव्वत खरीद टूटी है। क्या हुआ? 1 लाख रुपया जो 2023 के शुरू में था मालियाती साल में, वो जब 2024 यानी कि 2 साल गुजरे तो उसकी वुकत रह गई 60,000। तो जब आप वो बाजार गए तो आपने कहा यार मैं पहले तो इतनी दाल खरीद लेता था 1 लाख रुपए में, आज मुझे दाल मिल रही है इतनी कम, क्योंकि आपकी बाइंग पावर टूट गई है। अब थोड़ी सी बाइंग पावर आपकी वापस आ सकती है अगर इकोनॉमी चल पड़े, थोड़ी सी तनख्वाहें बढ़ें और जो पूरा इन्फ्लेशन का ट्रेंड है वो इसी तरह रहे जैसे बात हुई है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तेल की कीमत नीचे है, अच्छी बात है। पाकिस्तान का रुपया कंफर्टेबल है, ये अच्छी बात है, कोई बहुत ज्यादा का डीवैल्यू नहीं होता। पाकिस्तान की पैदावार की सलाहियत ठीक आनी चाहिए एग्रीकल्चर की, ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हिकअप आ सकती है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी प्राइसेस जो हैं उनमें एफिशिएंटली अगर एनर्जी सेक्टर को हैंडल ना किया गया और वो इसी तरह बढ़ती रही तो आम आदमी जो है वो फिर वही फील करेगा। सो ये 4 चीजें स्टेबल रहनी है टू फील अ स्टेबल 25 जैसे फिस्कल ईयर 25 फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपने तजज़िये से आगाह भी किया। तो नतीजा यही है कि हमें ये देखना है कि एक मुतवाज़न पॉलिसी की ज़रूरत है ताकि हम IMF के साथ उसको टेबल पर भी रख सकें और फिर उसके साथ साथ हम अवामी फलाह व बहबूद के हवाले से भी मज़ीद काम कर सकें। और जिस तरीके से आवाम के ऊपर महंगाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से वो कम हो और जो भी काम हो वो अवामी सतह पर हो और आवाम की फलाह बहबूद हमें मद्देनज़र रख के करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।